Honorable MP had recommended 276 works with an estimated cost of 8.93 crore. Of these, DPO awarded 232 works with an estimated cost of 5.93 crore to Shri Sharda Mazdoor Kamdar Cooperative Society, खेड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनके साथियों की एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, NGO. Audit observed that the selection of the NGO was in contravention of the scheme guidelines and government instruction, as no tender procedure was followed. Then it says further, this indicated that the completion certificates issued by the NGO were incorrect, which resulted in the fraudulent payment of 13 lakh. Then it further says, further, the cost of shed and platform at Patel Samaj Crematorium has been donated by some donors and not met from MPLD funds. However, the DPO made full payment of 71.53 lakhs to the NGO on fake completion certificates submitted by the NGO. Serious lapses were observed in the 8 jointly verified works where the NGO had either not carried out the works allocated or the works were left incomplete. However, the payment of rupees 5.93 crore was made. बात बड़ी सीधी है, या तो काम हुआ ही नहीं या काम डोनर्स के पैसे से हुआ, और लगभग 6 करोड़ रुपए की पेमेंट MPLD फंड से एक ऐसी सोसाइटी को दे दी जो भाजपा के लोगों की है, जिनके साथ उनके चित्र जो हैं वो स्मृति ईरानी जी के बहुत चहेते और नज़दीक हैं, वो सब भी हम आपको रिलीज कर रहे हैं और ये रिपोर्ट्स भी हम रिलीज कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये CAG कह रहा है, ये डिपार्टमेंट की अपनी ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जिसकी एक प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं, और ये कलेक्टर कह रहे हैं कि इन सब में फ्रॉड हुआ है, और इन सब के बावजूद भी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हो पाई, क्योंकि मुंसिफ भी खुद हैं और चोरी भी खुद के लोगों ने की है। इसलिए सीधा सीधा ये केस मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड पब्लिक फंड्स का है। स्मृति ईरानी जी को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। उम्मीद है कि अगर उनमें जरा सा भी सार्वजनिक जीवन के लिए कोई सम्मान और एथिक्स हैं जिनकी वो चर्चा करती हैं, तो वो स्वयं इस्तीफा देंगी और कहेंगी कि FIR दर्ज कर जांच करिए, और नहीं तो हम ये मांग करते हैं कि उनको अपने पद से हटाया जाए, उनके खिलाफ सेक्शन 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। दिस इज ए क्लियर कट केस एंड इन्वेस्टिगेशन विल प्रूव द फैक्ट्स एज हैव बीन ब्रॉट आउट इन द CAG रिपोर्ट। एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, यू वेलकम। आपने कहा क्योंकि चुनावों का आगाज हो गया और अगर उनको नहीं हटाया जाता तो क्या आप इसको लीगल एक्शन भी आप कांग्रेस पार्टी को चर्चा कराने? देखिए, बाकायदा इसके लिए कुछ साथी अदालत में गए हैं और बाकी के साथी भी अदालत में जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम अदालत के माध्यम से श्रीमती स्मृति ईरानी पर FIR दर्ज करवाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। हर वो व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में एक बेहतर भविष्य की तलाश करता है, उसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। जब वो आज तक मोदी जी को गालियां देते थे, तो उसके बारे में मोदी जी का, रविशंकर जी का क्या ओपिनियन है, मुझे उम्मीद है आपके चैनल ने जरूर पूछा होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सेना पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने गलत किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए डाल रहे। पर टेलीविजन डिबेट पे तो वो खुद सवाल उठाते रहे। एनी अदर क्वेश्चन? चाइना को लेकर के बीजेपी ने कहा है कि नेहरू जी की गलतियां हैं, वो आपसे देश भुगत रहा है, राहुल जी बेवकूफ की बात कर रहे हैं। आदरणीय साथी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व में जो लड़ने का एक मिशन है, उसे गहरा आघात पहुंचा
जब कल रात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक चीन ने उग्रवादी मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी घोषित करने पर रोक लगवा दी। एक बार फिर यह साबित हो गया कि चीन अपने अलाई पाकिस्तान के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो उग्रवाद का पालक और पोषक है, उस पाकिस्तान का जो खुद एक टेररिस्ट स्टेट है, उस पाकिस्तान का जिसकी आईएसआई और सेना उग्रवादियों को पनाह भी देती है और पोषण भी, दुर्भाग्य से चीन उस पाकिस्तान और उस पाकिस्तान में छुपे बल्कि खुलेआम घूम रहे आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर की मदद में आ खड़े हुए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, सबसे पहले तो उनके आदरणीय मंत्री ये भी बता दें कि आए दिन जो कूटनीतिक विफलताएं हैं जिनसे हमारे विरोधियों और दुश्मनों को साहस मिलता है, उसके बारे में मोदी जी की राय क्या है। सच्चाई यह है कि मौजूदा स्थिति एक ढुलमुल और कमजोर मोदी सरकार की 5 साल की ढुलमुल नीतियों का परिणाम है, जिसके चलते चीन ने मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी घोषित करने पर रोक लगवा दी। क्या मोदी जी जो जब भी चीन का प्रश्न आता है 2013 में लाल आंख दिखाकर बात करने की बात करते थे और अब मौन मोदी बन जाते हैं, कुछ मूलभूत सवालों का वो उनकी सरकार देश को जवाब देगी। जब चीन ने डोकलाम में हमारी सेना से की 10 मीटर दूर तक फुल फ्लेज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो मोदी जी चुप क्यों हैं? जब चीन ने साउथ डोकलाम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक, चिकन नेक तक सड़क बनाकर घुसपैठ कर ली उस टेरिटरी में जो उनकी नहीं है, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से $54 बिलियन की लागत से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया और ग्वादर पोर्ट तक अपनी सबमरीन, अपनी पनडुब्बियां बिठा ली जिनसे वो हमारी सीमा तक आक्रमण कर सकते हैं, तो मोदी जी चुप क्यों हैं? जब चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर पर माइनिंग भी की और टनल्स भी बना ली, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने सिक्किम के साथ अपने एयरबेस को सामरिक दृष्टि से अपग्रेड किया जिससे भारत को आंखें दिखाई जा सके, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिले, इसको अपोज किया, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भारत को सदस्य बनाया जाए उस पर ब्लॉक किया और हमें उग्रवादी राष्ट्र पाकिस्तान के बराबर तोल दिया, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने मोदी जी की हमारे देश के अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश में विजिट को अपोज किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मोदी जी आप चुप क्यों बैठे हैं? जब चीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल का 471 बार उल्लंघन किया, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? वो लद्दाख हो या चमोली हो। जब चीन ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारत के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, तो मोदी सरकार और मोदी जी आप चुप क्यों हैं? जब चीन ने वो नीचे श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, इन राष्ट्रों के अंदर भी
कहीं ना कहीं अपने सेना अड्डे बनाने का दुस्साहस किया और सामरिक दृष्टि से अपनी पींगे हमारे पड़ोसी देशों से बढ़ाई, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? और चार चार बार एजेंडा लेस विजिट पर जब मोदी जी आप चीन गए और आपने ना वहां डोकलाम की चर्चा की और ना मसूद अजहर का नाम लिया, तो देश आपके बारे में क्या समझे? और जब आप चीन के राष्ट्रपति को झूला झूलाते हैं गुजरात बुलाकर और चीन हमारी सीमा का उल्लंघन करता है, तो मोदी जी आप चुप क्यों हैं? 5 साल में कौन सी लाल आंख दिखाई मोदी जी आपने? हां, लाल आंख दिखाई 5 मुद्दों पर। पहला चीन के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में बैठकर झूला झूला, क्या यही आपकी लाल आंख है? दूसरा, झप्पी पप्पी का आदान प्रदान किया, क्या यही आपकी लाल आंख है? तीसरा, चीन से जो आयात होता है वो 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर हो गया और 2017-18 में वो 70,000 करोड़ हो गया। यानी देश में चाइना की बनी हुई गुड्स, मेड इन चाइना को आप प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये आपकी लाल आंख है? यहां तक कि अब हमारी फौज के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाएंगी उनमें भी मेड इन चाइना का इस्तेमाल होगा, क्या यही आपकी लाल आंख है? और जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स 90,300 नए सोल्जर्स की नियुक्ति और 64,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च से बनाने का निर्णय किया था, आपने उसे कूड़ेदान में डाल दिया, क्या यह आपकी लाल आंख है? और 2018 में एक बार भी मोदी जी आपने मौलाना मसूद अजहर का नाम तक नहीं लिया, क्या ये आपकी लाल आंख है? सच्चाई ये है दोस्तों कि एक कमजोर और ढुलमुल प्रधानमंत्री की ढुलमुल नीतियों ने आज देश को इस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो उनके मंत्री आज अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, वी हैव ए लॉलेस लॉ मिनिस्टर, और एक कहा है लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग एंड नो नॉलेज इज इवन मोर डेंजरस। सच्चाई है कि देश के कानून मंत्री को ना कानून की जानकारी, ना नीतियों की जानकारी, ना संधियों की जानकारी, ना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित केंद्रीय मंत्री जी, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का गठन आपकी जानकारी के लिए बताएं 1945 में हुआ था और 1945 से आज तक कोई देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बना। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 1945 से आज तक यूएनएससी का कोई नया मेंबर ऐड नहीं हुआ। इस प्रकार की बगैर जानकारी के उल जलूल बयान देने वाले, कानून और नीति ना जानने वाले, बचकाना बातें करने वाले, आए दिन महकमा चलाने की बजाय टेलीविजन पर बैठे रहने वाले, गैर कानूनी कानून मंत्री के बारे में और क्या उनकी नासमझी के बारे में और क्या कहा जाए, जिसे यही नहीं पता कि यूएनएससी का गठन 1945 में हुआ और 45 से 2019 तक कोई नया मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड ही नहीं हुआ। और ये प्रश्न जो आपका फेवरेट पास टाइम है, देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना। एंड लेट मी कोट पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम द पार्लियामेंट व्हेन a same similar question was asked of him, and he said this, and the question was asked by Shri J.N. Parekh, and he said, and I quote, on the question of being a member of the UNSC,
quote, there has been no offer, formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it, which have no foundation. In fact, the composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. Please note, I repeat, and this is what Pandit Nehru said. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is therefore no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership. This is what Pandit Nehru said, unquote. शायद गैर कानूनी कानून मंत्री को यह भी नहीं पता कि यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की अमेंडमेंट की आवश्यकता है और 1945 से 2019 तक आज तक उसमें कभी संशोधन नहीं किया गया। जो सरकार इस प्रकार की बचकाना बात करे और जिस सरकार के मंत्री इस प्रकार के उल-जलूल बयान दें, ये उनके दिवालियेपन को साफ दर्शाती है। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार है और उनके मंत्री भी राजनीतिक दिवालियेपन के शिकार हैं। इसलिए वो अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ढुलमुल नीति मोदी जी आपकी, कमजोर प्रधानमंत्री आप, चीन के आगे नजरें झुकाकर बैठे आप, चीन के आगे बात ना करने का साहस आप में नहीं, भारत के हितों की रक्षा करने में फेल मोदी जी आप, और इल्जाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। अजीब आदमी है, इसका भी जवाब दे देते। ये मैंने 10 बिंदु रखे। डोकलाम पर कब्जा हुआ, 7 डोकलाम में सड़क बनी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जो हमारा हिस्सा है। चाइना ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनने से हमें रोकने का दुस्साहस किया। चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो बिड है मेंबर बनने की, उसे अपोज किया। चाइना ने हमारे देश के हिस्से अरुणाचल जाने पर विरोध किया। चाइना ने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया, एयर स्पेस का उल्लंघन किया। चाइना ने हमारे पड़ोस के अंदर सामरिक दृष्टि से ठिकाने बना लिए। आप सोए पड़े थे या जाग रहे थे? सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और देश के हितों के साथ खिलवाड़ एक कमजोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एक ढुलमुल सरकार कर रही है और बचकाना बातें करके, उल-जलूल बातें करके वो अपने राजनीतिक दिवालियेपन का प्रमाण दे रहे हैं। आपने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर पे एक एलिगेशन आपने भी लगाया कि देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के नाते कि समय आ गया जब चाइनीज प्रोडक्ट को हमें भारत में बहिष्कार करना चाहिए? एक और सवाल है पोलिटिकल। हम देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस में आपके बड़ी खींचतान चल रही है। ठाकुर साहब जो आपके प्रभारी हैं वो लोगों की राय ले रहे हैं अलायंस में, और शीला जी पीसीसी कह रही है कि ये गलत है, पार्टी ऐसा नहीं है। आपने 2 भिन्न प्रश्न पूछे, मैं दोनों का जवाब देता हूं। मैंने एक गंभीर बात देश के समक्ष रखी है एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते। चाइना से 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स 50,000 करोड़ रुपया था। मोदी जी जो लाल आंख दिखाना चाहते थे चीन को, उनके चलते इंपोर्ट ऑफ गुड्स 70,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। आप मेड इन चाइना को प्रमोट कर रहे हैं या मेक इन इंडिया को कर रहे हैं? ये कैसे प्रधानमंत्री है? और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। यानी चाइना से आने वाली जो चाइनीज गुड्स हैं उनकी संख्या 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। तो मेक इन इंडिया का क्या होगा?
तो हिंदुस्तान के उद्योग और धंधे का क्या होगा? तो हिंदुस्तान के व्यापार का क्या होगा? दुनिया में सब देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, पर सब अपने अपने हितों की रक्षा भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो बड़े जोर शोर से मेक इन इंडिया को प्रमोट करते थे, पर जब मेक इन इंडिया को प्रधानमंत्री ही मेड इन चाइना बना रहे हैं, तो फिर देश का होगा क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सरकार से हम पूछना चाहते हैं, और ताकि वो उस पर प्रॉपर नीति निर्धारण कर जवाब दे। आपने दिल्ली को लेकर एक प्रश्न पूछा। कांग्रेस पार्टी में एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। हम अपने कार्यकर्ताओं की राय लेकर निर्णय करते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का निर्णय है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की दिल्ली इकाई का इस बारे में मन पहले ही ले लिया और उन्होंने स्वयं इसी मन से आपको जवाब दिया था। मुझे लगता है कि राहुल जी के जवाब के बाद अब अगर कोई और यथास्थिति बदलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, नहीं तो उनके द्वारा दिया गया जवाब इसी मन से फाइनल है। Yes, ma'am. We are picking up that the number of jobs that have been created under the Mudra Yojana will now be declared after the poll, after the election takes place, because we first have found some anomalies in the entire exercise of assessing the number of jobs. So do you see that there was a CPI over here? We pointed out yesterday also, Modi government is the biggest destroyer of jobs. Jobs and Modi government, jobs are an anathema for Modi government. For every action that Prime Minister Modi takes only leads to decimation of jobs or contraction of jobs in India. Prime Minister Modi does not permit the NSSO sample survey on jobs to come out. Prime Minister Modi does not want the Labour Bureau's survey and data on jobs to come out. And now, as I pointed out to you, they declined the RTI. They don't even want the Mudra related job figures to come out. For the reason is very simple. There are no jobs. And that's why Prime Minister wants to defer the data till after the elections. That's the simple conspiracy that Modi government is hatching. You can, however, defer the Labour Bureau, the NSSO, the Mudra jobs data where there are non-existent jobs or contraction of jobs. But you cannot hide the rampant unemployment, which is 15% to 27% in this country. I'll come to you. कल सेंटर के 2-3 मंत्री बीजेपी लीडर इलेक्शन कमीशन जाके ये तैयार किया